Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IT Scare by अभिषेक जैन। तो अभी तक हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे जिसमें हमने आई कैन से दैट सिग्नम फंक्शन कंप्लीट किया था। तो अभी हम नेक्स्ट फंक्शन उठाते हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बारे में सारे बेसिक्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंक्शन या फिर स्टेप अप फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन। ये तीनों ही नाम इसी के हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के। ठीक है, तो ये होता क्या है देखते हैं हम। तो जैसे मैंने बोला कि द फंक्शन बाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा, देखो ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप बोलोगे उस फंक्शन का नाम इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बट हमेशा जहाँ पे भी ये फंक्शन दिया रहेगा वहाँ पे आगे क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तभी आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह मानेंगे। अदरवाइज इसको आप एज आ सिंपल ब्रैकेट की तरह मानेंगे। ठीक है, तो जब उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में कि दिस एक्स, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स है, तो अब वहाँ पे लिखा होगा वेयर दिस, ऐसे दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, तो आप मानेंगे कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। ठीक है, वेयर, और इसको हम क्या डिनोट करते हैं, वेयर ये जो है ना, ये डिनोट करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ऐसे हुआ मतलब कि यदि मैं आपको बोलूँ, देखिए एक मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला इस बात का क्या मतलब हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और एक्स, मतलब ऐसा कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट एक्स हो जाएगी इफ़ यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है वो एक्स इंटीजर होगा तो, और यदि एक्स इंटीजर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर, इसकी वैल्यू इंटीजर होगी जस्ट लेस देन एक्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा था ना जस्ट लेस देन एक्स, जस्ट लेस देन एक्स कब होगा, जब एक्स इंटीजर नहीं होगा, और इक्वल्स टू एक्स कब होगा, जब एक्स इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या समझ में आया? यदि मैं आपको बोलूँ एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं बोलूँ आपको एग्जांपल y इक्वल्स टू 1, तो बन क्या है यहाँ पे, बन तो इंटीजर है, तो तुरंत आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट मैं बोलूँ आपको 1.2, तो 1.2 तब क्या होगा, अब 1.2 तो इंटीजर नहीं है, तो उसका क्या होगा, इससे इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स, मतलब 1.2 से छोटा, इन नंबर लाइन पे देखो ये 1.2 है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। होप यू क्लियर्स दिस। ठीक है, चलिए यदि ये समझ में आ गया तो दो तीन और दिखते हैं जल्दी से हम। जैसे मैं आपको बोलूँ बाई इक्वल्स टू 0.4, तो 0.4 तो इंटीजर नहीं है, बट 0.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 0। बाई इक्वल्स टू -3, तो -3 तो इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या होगा, -3 ही आ जाएगा। बट मैं लिखूँ -2.4, तो 2.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, देखो यहाँ नंबर लाइन पे ये -2.4 है, यहाँ पे होगा -2, इससे जस्ट छोटा कौन सा होगा, -3, ना कि -2। ये गड़बड़ मत करना, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि -2 लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है कि -2.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, लेस, देखो -2.4 से जस्ट छोटा मतलब लेफ्ट साइड वाला -3 होगा, ना कि -2। ठीक है, बट पॉजिटिव के केस में क्या होता है, पॉजिटिव केस में जो दिखता है ना, यदि मैंने बोला ऐसे कुछ 5.7, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। बट मैं बोलूँ -5.7, तो आपको दिखना चाहिए कि ये -5.7 मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला, तो आंसर विल बी -6, ना कि -5। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि -5.7 से जस्ट छोटा वाला -6 होता है, नॉट -5। ठीक है, चलिए नंबर लाइन पर ड्रॉ करके भी देख सकते हो, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको ये बना के भी दिखाया है। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो मैं दो तीन दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको कि लेट से एक्स मेरा एक टेबल बनाता हूँ छोटी सी,
x मेरा बिलोंग करता है, लेट्स से आई कैन से दैट -2 और -1 के बीच में, ठीक है। लेट्स से -1 नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है नंबर लाइन, देखो ये -1 है और ये -2 है, मेरा x ऐसे कोई बिलोंग कर रहा है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, मतलब यदि मैं बोलूँ यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, इनके बीच में कुछ भी वैल्यू लूँ, तो इनसे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2। मैं यदि आपको बोलूँ ऐसे कुछ -1, 0, तो इसका क्या होगा, -1। मैं आपको बोलूँ 0, 1, तो 0, 1 के, देखो ये 0 है, ये 1 है, तो यदि मैं बोलूँ 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू उठाऊँ मैं, कोई भी, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, जस्ट लेस देन वाला, तो आंसर विल बी 0। मैं बोलूँ आपको 1, 2, तो आंसर विल बी 1। तो ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं। तो यदि आपको ये समझ में आ गया तो मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो समझना इस चीज़ को अच्छी तरह से। चलिए हम पहले काम करते हैं, यहाँ पे इंटीजर वाले बना लेता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इतना -1, -2, -3 इतना अपन करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे भी -1, -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। चलिए अब मैं इसको उठाता हूँ 0 से 1 के बीच की। तो 0 से 1 के बीच की बात करूँ मैं, तो आपको पता है 0 से 1 के बीच में यदि 1 नहीं ले रहा हूँ मैं, 1 नहीं ले रहा हूँ, तो 1 पे मैंने क्या कर दिया, ऐसे होल बना दिया, ठीक है। या फिर मैंने बताया था आपको ऐसे ही बना सकते हो। इन दोनों ही का मतलब एक ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया, तो आपको पता है 0 और 1 के बीच का यदि रीजन की बात करूँ तो हमेशा वैल्यू वो क्या लेगा, 0 लेगा। बट मैं 1 और 2 के बीच की बात करूँ तो 1 ले रहा हूँ और 1 यहाँ पे 2 नहीं ले रहा हूँ, तो ये क्या देगा, हमेशा वैल्यू 1 देगा, ठीक है। यदि मैं 2 और 3 के बीच की बात करूँ तो ये 2 हो गया और ये मेरा 3 नहीं ले रहा हूँ। समझ में आ रही बात, क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये -1 नहीं होगा। अब यहाँ पे उल्टा चलता है, तो यहाँ पे जब मैं इस रीजन की बात करूँ, मतलब 0 से और -1 के बीच के कोई भी रीजन की बात करूँ मैं, 0 और -1 के बीच में, तो वैल्यू क्या लेगा, वो -1 देगा। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करूँ तो -1 और -2 के बीच की बात करूँ तो हमेशा वैल्यू क्या देता है, -2। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो गया होल, ये हो गया मेरा डॉट। डॉट का मतलब आपको समझ में आता है प्रेजेंट, और होल का मतलब नॉट प्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया कि कभी कभार आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में तो ऐसे भी बना रहता है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, तो ये जो बना रहा है ना, ए वाला, ए सिंबल, ए और होल दोनों ही एक जैसा इंडिकेट करते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे ग्राफ भी दिखे तो वो भी सेम मतलब ही होता है, ठीक है, क्लियर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यदि मैं बात करूं इस पूरे ग्राफ के लिए, बात करूं इसके लिए, तो ये एक्स की कितनी वैल्यू ले रहा है, ये एक्स की सारी वैल्यू ले रहा है। देखो एक्स का मैं इधर भी बात करूं, कोई भी उठा लूँ बीच में पॉइंट, -∞ से ∞ तक का सब ले रहा है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इसकी रियल नंबर, जिसको बोलोगे आप -∞ to ∞। बट मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज देखो, आप इस नंबर लाइन पर आ जाओ, इस नंबर पर नीचे भी जाओगे आप -∞ तक, तो ये ले क्या रहा है, ये जस्ट और जस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहा है। इंटीजर वैल्यू मतलब समझ रहे हो, मतलब ये -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 इस टाइप की वैल्यू ही ले रहा है, ये कोई 2.5 नहीं दे रहा है। मतलब मैंने आपको बोला, ऐसे कुछ बोला कि -2.5, तो पता है आपका इसका आंसर -3 आएगा। मतलब -3 क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। मैं आपको बोलूँ मतलब x की वैल्यू कुछ भी डालो, निकाल क्या रहा है, इंटीग्रल वैल्यू। मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ -7.89999 कुछ भी डालता हूँ, वो -8 दे देगा। मैं डालता हूँ कुछ 8.999999 ऐसे कुछ भी डालता हूँ, ये भी हमको 8 दे देगा। तो मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज विल बी आई। इसको आप जेड से भी कहीं कहीं पे डिनोट करते हो। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है, सोच लीजिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसकी रेंज और डोमेन की बात हो गई। और अब आप, मैंने इसके 3 नाम बताए थे आपको, नाम क्या क्या बताया, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी को ब्रैकेट फंक्शन। तो ब्रैकेट फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट टाइप का दिखता है, ठीक है। और बताया मैंने आपको, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेयर दिस ब्रैकेट इज अ GIF, तब तक आपको GIF नहीं मानना है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानना है, उसमें मेंशन होगा तो ही आप मानेंगे, ठीक है। और इसी को हम स्टेप अप फंक्शन क्यों बोलते हैं, स्टेप अप। अब देखो ये स्टेप, एक स्टेप बढ़ रहा है, ऐसे एक स्टेप बढ़ रहा है। फ्लोर फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, आप देखो आप घर में जीने पे चढ़ते हो तो पहला जीने पे चढ़ते हो, फिर दूसरा जीना चढ़ जाते हो, जीना मतलब समझते हो ना, फ्लोर, ठीक है ना। जैसे आप छत पे चढ़ रहे हो घर के, तो घर की टेरेस पे आप जाओगे तो एक कदम यहाँ रखा तो दूसरा जीने पे, तीसरे जीने पे, चौथे जीने पे, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं हम, ठीक है। क्लियर है। चलिए फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वन बाई वन। तो प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, इसी बात को यदि हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैं बोल सकता हूँ बाई इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, जैसे 0 कब देगा ये वैल्यू, जब मेरा x लाई कर रहा होगा 0 और 1 के बीच में, पर 1 नहीं ले रहा होगा, 1 से जस्ट छोटी वैल्यू कुछ भी होगी, 0.999999 कुछ भी होगा, उसका आंसर भी 0 ही होगा, ठीक है। यदि मैंने बोला यहाँ पे -1 और x 0 से जस्ट छोटा, तो ग्रेटेस्ट, मैं बताऊँ इसको जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -1। यहाँ पे -2 लेस देन और इक्वल्स टू x -1, तो आंसर भी -2, ऐसे ऊपर आप ऐसे जाते रहोगे, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो ये 1 हो जाएगा, कब, जब मेरा ये इंटरवल होगा 1 से 2 के बीच में, ट्रू ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको। तो इस टाइप की मैं बोलूँ, एक पर्टिकुलर इसी की बात कर लूँ, y इक्वल्स टू 0 की, y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ कब बना रहे हैं, 0 और 1 के रीजन में। तो देखो 0 और 1 के रीजन में ये y इक्वल्स टू 0, तो इस लाइन पे y 0 है कि नहीं है x एक्सिस पे y 0 होता है। यदि मैं आपको बोलूँ y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 कहाँ बना रहा है, देखो y इक्वल्स टू 1 बना रहा है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में y इक्वल्स टू 1 ग्राफ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है। समझ में आ रही बात। y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, वो तो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, स्ट्रेट लाइन से ही पता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ आपको यदि क्लियर है तो फिर तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले यदि मैं आपको बोलूँ कि ऐसे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि 1 का GIF कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि 1 इंटीजर था। मैं बोलूँ -2, तो इसका भी कितना हो जाएगा -2, क्यों, क्योंकि मेरा -2 भी इंटीजर था, ठीक है। चलिए मैं आपको बोलूँ 1.5, तो इसका कितना होगा 1। देखिए ये 1.5, इसे जस्ट लेस देन वाला, जस्ट लेस देन इंटीजर कौन सा होगा 1.5। बट मैं आपसे पूछूँ -1.5, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये -1.5, तो इसके लेफ्ट साइड कितना होगा, इससे जस्ट लेस देन -2 होगा, ठीक है। तो मतलब इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलूँगा कि x के इक्वल हो जाएगा इफ़ x बिलोंगिंग टू इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की तरफ हो जाएगा। देखो यदि x इंटीजर था तो यहाँ पे पॉजिटिव भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि 0 भी होता तो 0 का भी 0 ही हो जाता। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन कि x इक्वल्स टू, यदि मैं आपको बोलूँ कोई भी नंबर x, वो किससे बनता है, x प्लस इससे। मतलब क्या हुआ कि इस बात को समझने के लिए ऐसे समझिए कि इसको बोलते हैं हम क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको बोलते हैं हम क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मतलब इस बात का क्या हुआ कि मैं आपको बोलूं कि यदि मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स से एग्जांपल 1.5, तो 1.5 किस किस से बना हुआ है, मैंने बोला x की वैल्यू 1.5, तो ये क्या होगा 1 प्लस 0.5, तो 1 इसका क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट। 0.5 क्या होगा इसका, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर इस दुनिया में वो किस किस से बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से और उसका फ्रैक्शनल पार्ट से। मैंने बोला कोई भी आप एग्जांपल के तौर पर लिखना चाहो, जैसे मैंने बोला कुछ एग्जांपल -3.2, तो -3.2 में अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -3 माइनस 0.2 है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की बात चल रही है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है ये हमेशा, तुम ऐसे समझिए कि मैं बोलूँ कि तुम्हारे पापा ने 1 रुपये दिए और बोला कि इसको हाफ दे दो छोटे भाई को, हाफ तुम रख लो, तो इसका क्या मतलब हुआ
कि उन्होंने आधा भाग तुम्हें दिया है, आधा तुम्हारे छोटे भाई को दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा, क्लास 7th पढ़ा होगा आपने या 6th में, वहाँ पे एक चैप्टर होता है फ्रैक्शन, तो आपने देखा होगा फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। मतलब ये बोला कि 1 लीटर दूध आता था, उसका 1/3 हम चाय के लिए यूज करते थे, 2/3 बचा हुआ कुछ किसी और के लिए यूज करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखेंगे हम? -4 + 0.8। मतलब फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 0 से लेके और मैं बोलूँ कि 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, बट 1 नहीं होगा, 1 होगा तो फ्रैक्शन थोड़ा ना बचेगा। ऐसा भी हो सकता है, यदि मान लो तुम्हारे पापा ने तुमको 1 रुपया दिया, तुमने एक पूरा तुमने ख़त्म कर दिया, भाई को 0 दिया, तो 0 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए, और जिस बच्चे ने लॉग में पढ़ा होगा, लॉग में मैंने बताया था ये चीज़ कि फ्रैक्शनल पार्ट किसकी तरह काम करता है? मैंटिसा की तरह। और इंटीग्रल पार्ट किसकी तरह काम करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह। ठीक है, तो बताया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो 0 भी हो सकती है एंड पॉजिटिव होगी, बट पॉजिटिव होगी वो कितनी? <<1 होगी। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा लाई करेगा ये कुछ इन दोनों के बीच में। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब इसी का प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कैसे लिखेंगे हम कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, या फिर मैं बोलूँ अभी मैं यदि इसको छोड़ देता हूँ तो बचेगा क्या? x माइनस दिस पार्ट। ये कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 से 1 के बीच में। और इसी बात को मैं क्या बोलूँगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट जो अब ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसकी बात चल रही है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात चल रही है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये हो गई सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। थर्ड देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि एक एग्जाम्पल लिया, लेट से x की वैल्यू 2.5, तो 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, वो कितना होगा? 2। 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि यदि मैं बात करूं तो इसकी जो वैल्यू है, मतलब इस x की 2.5, वो कहाँ कहाँ से लाई करेगी? वो लाई करेगी कहाँ से कहाँ के बीच में? इसके बीच में। देखो देखो, ऐसे सोचो, ऐसे सोच सकते हो आप। यदि मैंने बोला आपको कि ऐसे x की वैल्यू 2 होती थी, तो इसका क्या मतलब होता था? x बिलोंगिंग टू 2 से 3 के बीच में, बट 3 नहीं लेता था। यदि आपको ग्राफ बताया था मैंने अभी आपको, तो उसमें देखा आपने कि यदि इस फंक्शन की x की वैल्यू 2 है, तो मतलब वो लाई कर रहा है कहाँ? 2 से 3 के बीच में। यदि मैं बोलूँ x की वैल्यू कुछ -1 है, तो वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? देखो, ये हो गया मेरा -1, ये हो गया 0, तो ये -1 से जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 0 तक, बट 0 नहीं लेगा। बताया था ये चीज़, डेफिनेशन बताया था। तो ऐसे ही सोचिए कि यदि x की वैल्यू 2.5 है, तो x की वैल्यू 2.5 है, तो x कहाँ से लाई करेगा? x की वैल्यू लाई करेगी इन दोनों के बीच में। तो ये देखो, ये कितना था आपका? 2.5 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, तो भी इक्वलिटी होल्ड करेगी। इक्वलिटी क्योंकि हमारा ये ग्रेटर देन तो है, इक्वल नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको बोलूँ, अच्छा ये यहाँ पे ये, तो और इसका ये कितना आया था? 2 + 1 3, मतलब ये ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक प्रॉपर्टी बनती है प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज़ कि ऐसा कुछ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 3 कि x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि इसी का ही फिर x - 1 जो है, और हम यदि इसकी बात करें, इसकी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो उसकी वैल्यू हमेशा x - 1 से बड़ी होगी और इसके इक्वल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इसके इक्वल थी, और इसको यदि आपने शिफ्टिंग किया तो ये ऐसे इनइक्वलिटी मिल जाएगी आपको। इसी का ही आपने चेंज किया तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है अब नेक्स्ट? 2 हो गया था, 3 हो गया। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं। तो 5 क्या बोलती है कि मैंने बोला x प्लस कुछ भी m जोड़ दिया, और मैं बोलता हूँ m यदि आपका इंटीजर है तो ये कैसे खुल जाता है? x प्लस m का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं देखना चाहूँ तो मैंने बोला लेट्स से x की वैल्यू आपने 7.2 ले ली, m आपने इंटीजर 2 ले लिया, तो इनको जोड़ो 7.2 + 2, और या फिर इसको ऐसे करो 7.2 का अलग से GIF ले लो और 2 ऐसे जोड़ दो। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9.2, और ये कितना होगा? 7.2 का GIF कितना होगा? 7,
प्लस 2, 9.2 का GIF कितना होगा 9, तो 9 इक्वल्स टू 9, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो मतलब x प्लस कुछ भी m इंटीजर है यदि, तो आप उसको ऐसे तोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि मैंने बोला आपको, यदि ये बात समझ में आ गई तो आप बोलोगे ऐसा कुछ GIF ऑफ GIF मतलब GIF ऑफ x, तो अब देखो GIF ऑफ x, ये अंदर वाला क्या हो जाएगा इंटीजर, वो इंटीजर का फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से तुम्हारा इसी के इक्वल, GIF ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने बोला यदि आपको ऐसे कुछ कि यदि मैंने बोला ऐसे कुछ, तो देखिए मैं बोलता हूँ x मैंने इंटीजर ले लिया, तो ये कैसे हो जाएगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने बोला x की वैल्यू इंटीजर 2 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा GIF ऑफ -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ GIF2, मतलब -2 का GIF कितना होगा -2, और -2 का GIF2, तो 2 और -2 इक्वल हो गया, -2 इक्वल हो गया। ठीक, और इसी का ही एक्सटेंशन, यदि ये बोलता हूँ इसको, ये इसको b बोल देता हूँ, यदि आपका x लिया मैंने ऐसा कुछ, और इफ़ x इज़ नॉट इंटीजर, x इंटीजर नहीं है, तो ये कैसे खुलेगा -1 की तरह। मतलब ऐसे एग्जाम्पल मैंने बोला लेट्स से x की वैल्यू ले ली कुछ 2.5, तो ये कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से -2.5, ये कितना होगा -2.5 का कितना होता है, देखो ये -2.5 से जस्ट नीचे एक कम वाला, तो कितना होगा -3, ना कि -2। ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, तो -2 नहीं होगा -3 होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर इसका मैं यहाँ देखता हूँ राइट हैंड साइड से, तो कितना होगा -2.5 -1, तो 2.5 का कितना हो गया -2 -1, दैट मीन्स -3, तो -3 इक्वल हो गया। क्लियर, यहाँ पर लिखा है x जब इंटीजर नहीं हो तब ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 ऐसे समझिए आप, जैसे मैंने आपको बोला कि x की वैल्यू ले ली मैंने 2, ठीक है, तो मैंने क्या किया इसका a लिया, मतलब GIF ऑफ x लिया, तो 2 का कितना आ गया 2। अब मैंने क्या किया कि इसका माइनस ऑफ x लिया, तो माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना हो गया -2, दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो आंसर विल बी 0। अब मैंने क्या किया x की वैल्यू ले ली 2.5, तो देखो 2.5 लिया, तो तो इसका GIF कितना होगा 2.5 का GIF कितना होगा 2, बट मैंने इसका -x लिया, तो कितना होगा -2.5, और -2.5 का GIF कितना होगा -3, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर विल बी -1। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी नंबर 8 को समझने के लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x प्लस माइनस मतलब GIF ऑफ x, या फिर मैं इसको GIF बोलूँ, या फिर बॉक्स ऑफ x बोलूँ, या फिर ब्रैकेट ऑफ x बोलूँ। ठीक है, ये सब एक ही बात है, तो मैं बोलता हूँ बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x, ये किसके इक्वल होगा, ये अपना होगा किसके इक्वल 0 के इक्वल, इफ़ x बिलोंग टू इंटीजर, और -1 इफ़ x बिलोंगिंग डज नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है, क्लियर है, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। नेक्स्ट, यदि ये चीज़ समझ में आती है आपको, तो फिर मैं प्रॉपर्टी नंबर 9 कैसे डिवाइड बताता हूँ मैं। अब देखिए आप, ये तो आपने क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, अब इनको दोनों को घटाइए, तो घटाओगे तो क्या होगा, देखिए यदि आपने इसको घटाया 2 - -2, तो आंसर विल बी 4, मतलब 4 मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए, जो इनिशियली क्या था आपका दिस। और यदि आपने इन दोनों को घटाया नॉन इंटीजर वालों को, तो क्या होगा 2 माइनस दैट मीन्स माइनस आई कैन से दैट माइनस ऑफ -3, तो -5, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 + 1, 4 मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसी में ही P8 हो गई, तो P9 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ यदि मैंने बोला x प्लस ऑफ -x, ये किया आपने, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x इफ़ x बिलोंगिंग टू इंटीजर, और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इफ़ x नॉन बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है, क्लियर। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी नंबर 9 दोनों आप समझ लीजिए, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको दोनों ही बता दिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, सिंपल थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना, काम आएगी आपकी।
ऐसे कुछ दिया है एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n, और ये जा रहा है आगे कहाँ तक, x प्लस n-1/n। तो ये होता है किसके इक्वल, बॉक्स ऑफ n टाइम्स ऑफ x वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बस यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे जो एंड हो रहा है वो कहाँ पे होना चाहिए, कि यदि ये n है तो ये n-1 होना चाहिए यहाँ पे, तब ये इसके इक्वल होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि प्लस ऊपर दे दिया, लेट से मैंने बोला 5000, नीचे दे दिया कुछ 499, तो कोई बच्चा गलती यहाँ पे क्या कर देता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देता है, गलत हो जाता है। बट ऊपर ऑब्जर्व करना चाहिए था आपको कि यहाँ पे ऊपर कितना होना चाहिए था, उससे एक जस्ट कम, मतलब 498 तक ही जाना चाहिए था, तभी प्रॉपर्टी होल्ड होती। तो उसको अपन फिर रिड्यूस करेंगे दूसरे फॉर्म में, तब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11, या फिर मैं बोलूँ यहाँ के बाद हेडिंग डाल सकते हो, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। ठीक है, ऑफ GIF। ठीक है, मतलब GIF जो है ना, उसमें इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को कैसे हम डील करेंगे, तो मैं आपको 1 बाई 1 बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरिटी कराऊंगा। 1 बाई 1 देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको बोला। चलिए देखते, तो हम इसको देखते हैं फिर। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने बोला पहला सबसे सिंपल पहले लेते हैं अपन, जैसे मैंने बोला कि GIF ऑफ x इक्वल्स टू 7। पहले इक्वलिटी वाले देखते हैं। ठीक है, तो 7 के इक्वल है, तो आपको पता है कि यदि मैंने ग्राफ दिखाया था आपको, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 7 से 8 तक। क्लियर, मतलब 7 लेगा और 7 से 8 तक जाएगा इनइक्वलिटी बेसिस में। मैंने बोला था x यदि 0 है, यदि आपको ग्राफ याद है तो अच्छी बात है, ग्राफ देख लीजिएगा फिर से क्लियरिटी आ जाएगी। 0 है तो ये कितना होगा, 0 से 1, या फिर नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो ये 7 हो गया, ये 8। तो देखो ये 7 से 8 तक की पूरी वैल्यू ले लेगा। मैंने बोला ये 0 है तो ये 0 से 1 तक की वैल्यू लेगा, क्योंकि यदि मैंने बोला इसके बीच का कोई भी पॉइंट उठाता हूँ मैं 0.5, तो 0.5 का GIF कितना होगा, 0। यहाँ पे 7 और 8 के बीच का कोई भी पॉइंट उठाता हूँ, 7.99999 कुछ भी लेता हूँ, तो आंसर क्या होगा, 7। क्लियर। ठीक है, मैंने बोला x यदि मेरा बोला कुछ -1 है, नेगेटिव भी है तो भी क्या होगा, ये -1 ये 0, उससे जस्ट एक आगे वाला तक जाएंगे, तो -1 पे मतलब क्लोज्ड और 0 तक जाएंगे हम। जस्ट आगे वाला क्या है यहाँ से, 0। क्लियर। एक और ले लेते हैं, x मैंने बोला कुछ -5 है, तो x क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -5 से -4 तक जाएंगे। क्लियर। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपको एक आगे तक जाना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 हो। देखो इसमें भी मैंने एक आगे तक गया हूँ, -1 +1 -1, उसमें एक जोड़ा तो कितना हो गया, 0 तक गया हूँ। -5 में एक जोड़ा तो -5 + 1 तो ये कितना गया है, -4 तक गया है। और यहाँ पे जोड़ा था 7 + 1 8 तक गए थे। 0 में जोड़ा था 0 + 1। ठीक है, तो इस बात को मैं समराइज़ करना चाहता हूँ। इस बात को समराइज़ कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा कि इफ़ x है जो मेरा इंटीजर के इक्वल है, इंटीजर के इक्वल है, तो x बिलोंग करेगा, यहाँ पे i क्या है, i जो है मेरा इंटीजर है। ठीक है, तो x बिलोंग करेगा कहाँ से, i से जाएगा i + 1 तक जाएगा। क्लियर। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी होगा, उसकी एक आगे तक जाएगा। पहला आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये इक्वलिटी बेस्ड हो गया। दूसरा देखते हैं फिर। अच्छा, इसी में एक और देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि अच्छा ये तो हो गया, i इंटीजर हो गया। अब मैंने बोला इफ़ x मेरा नॉन इंटीजर है, 5.8 लेट बोला, तो इसका क्या करोगे आप, x बिलोंगिंग टू 5.8 से 6.8 है, एक बढ़ा दोगे, नहीं, नॉन इंटीजर के लिए ऐसा नहीं होता है, बताया था मैंने आपको, क्योंकि 5.8 के लिए तो x फिर नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 5 और नल सेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा बोल सकता हूँ मैं दिस इज नॉन इंटीजर। ठीक है, क्लियर। तो इसी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 11 का, यदि मैं इसको a बोलता हूँ तो इसको b मान लीजिए, नल सेट, और इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन। ऐसे केस के लिए नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही बात। तो आप समझ सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सामने कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू रखी हुई है, जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1415,
और ये चलती रहती है, आपको पता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 5। मैंने आपको बोला एक और एग्जांपल, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.31 समथिंग होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 5। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब देख लेते हैं अपन इनइक्वलिटी वाली। जैसे मैंने बोला आपको कुछ ऐसे x आपका है और आपको दिया हुआ है कुछ, मतलब लेट्स से 4 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x आपका मतलब ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपको 4, 5, 6 इस टाइप से, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो 4 से आगे आगे सब कुछ ले सकते हैं, ये ले 4 भी ले सकते हैं क्योंकि इक्वल है, 5 भी 6 भी सब ले लेंगे। तो कितना होगा, 4, 5, 6 और ये अनटिल और यहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर इसका x क्या होगा, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्लियर, सब वैल्यू ले लेगा। 4 पे क्लोज क्यों है, क्योंकि 4 पे इक्वल है तो 4 भी लेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यदि मैंने 4 से 5 के बीच की कोई वैल्यू उठाई, 4 से 5 की वैल्यू, तो वो आंसर 4 ले लेगा। फिर 5 से 6 के बीच की कोई वैल्यू उठाई तो वो 5 ले लेगा। तो 4 से इन्फिनिटी तक की कोई भी x की वैल्यू ले लोगे आप, उसके लिए इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, यदि मैंने आपको बोला कि x बिलोंगिंग टू ऐसे कुछ लेट्स से -5, तो -5 के आगे का सब ले लो, तो -5, -4, -3, -2, ठीक है, -1 इस टाइप से आगे जाएगा। तो -6 आएगा क्या, -6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, ये नहीं पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -5 से इन्फिनिटी, कुछ भी ले लोगे। ठीक है, अभी देखो ध्यान देना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात चल रही है अभी, तो पहले इस पर ही ध्यान दो, लेस देन पे बाद में पहुँचेंगे हम। ठीक है, तो इसको जनरलाइज कैसे करोगे, इफ़ ऐसे कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, तो x बिलोंग करेगा कहाँ से, i से इन्फिनिटी, वेयर i क्या है, इज इंटीजर। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात होगी। नेक्स्ट उठाते हैं हम कुछ ऐसा। अब मैंने कुछ ऐसा लेता हूँ, सिर्फ ग्रेटर देन 4 लेता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे वो वैल्यू लेनी है इंटीजर में जो 4 से बड़ी हो। तो 4 नहीं ले सकता हूँ मैं, 5, 6, 7, फिर आगे की सब वैल्यू आ जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इस बात को तो आप पता है, फिर तो 5 से बड़ा होगा, मतलब x बिलोंगिंग टू 5 से इन्फिनिटी। क्लियर है, ठीक है। तो यदि मैंने एक और एग्जांपल बोलता हूँ, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ कि x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़े बड़े कौन से होंगे, -1, 0, 1 सब होंगे। तो इस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, क्योंकि -1 तो ले रहा है ना, और उसके -1 से बड़ी भी सब ले रहा है। देखो ये आपका -2 था, ये -1 था, ये 0 था, तो -1 के बड़े बड़े सब ले रहा है इधर के, वो -1 भी ले रहा है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको x की तरह कैसे खोलोगे, -1 से इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात। मतलब अब मैं इसको जनरलाइज कैसे करूँगा कि इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन ऑफ i हो, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू i से एक ज़्यादा बड़ा, i+1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो तब क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, और जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन हो तो ऐसा कुछ होगा। बात समझ में आ रही है, इनइक्वलिटीज़ में कैसे हम डील कर रहे हैं, अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ई लेते हैं हम, मतलब ऐसा कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट यहाँ पे हम इंटीजर नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं 7.5। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के इक्वल कुछ दिया है नॉन इंटीजर, तो x बिलोंगिंग टू 5। बट यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो x बिलोंगिंग टू 5 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ आंसर क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आपको सेटिस्फाई कर रहा है, बट ग्रेटर देन तो सेटिस्फाई करेगा। तो 7.5 से बड़े बड़े इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, 8, 9 इस टाइप से, 10 फिर आगे आगे। ठीक है, तो इस बात को आप समराइज़ कैसे करोगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, x के फॉर्म में 8 से इन्फिनिटी। क्लियर, मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल बोलूँ,
कि आपका कुछ ऐसा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड मैंने बोला आपको कुछ कि -5.2, तो -5.2, ये देखो -5.2 है, तो इधर होगा क्या आपका -5, इधर होगा आपका -4, इधर होगा आपका -6। तो -5.2 से बड़े बड़े इंटीजर्स कौन से होंगे? तो आपको पता है -5, -4, -3, आगे के सब कुछ होंगे। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि इसको आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिख दो, -5 से बड़े बड़े सब। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंगिंग टू -5 से इन्फिनिटी। यदि ये क्लियर है तो फिर मैं f पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला इसी के अंदर फर्स्ट कि इफ़ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन 7.5 है, तो 7.5 से बड़ा कौन कौन से होंगे? 8, 9 सारे कुछ होंगे, मतलब 8, 9, 10 सब कुछ होंगे। तो इस बात को आप समराइज फॉर्म में क्या लिखोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, मतलब x बिलोंगिंग टू 8 से इन्फिनिटी। और यदि मान लीजिए कि निगेटिव में हो, ऐसे कुछ दिया है आपको -5.2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -5.2 है, इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? -5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसकी बात चला रहे हैं? -5, -4, इसके आगे वाले। तो इसको मतलब आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू -5 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपको इनइक्वालिटी जब सॉल्व करोगे इनके रिलेटेड, तो आपको क्वेश्चन में आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं लेस देन और इक्वल्स टू वाले। तो अभी तक हम लोग देखो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दो पढ़ चुके हैं, जिसमें दोनों ही देख चुके हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर वाले। अब देखते हैं अपन लेस देन और इक्वल्स टू। तो देखिए अब देखते हैं हम ये वाले, जैसे मैंने बोला लेट्स से लेस देन और इक्वल्स टू 7। तो अब देखिए ये 7 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 8 है, ठीक है, ये मेरा 5 है, और आगे ऐसे वैल्यू आएंगे। तो देखिए मैं 7 लूँ, चलेगा क्या? देखो 7 मैं अंदर डालता हूँ, 7 का तो 7 पे इक्वल हो जाएगा, बट मैं 7 और 8 के बीच की भी कोई वैल्यू लेता हूँ 7.5, तो 7.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 7। मैंने बोला 7.9999 कुछ भी लेता हूँ, उसका भी आंसर क्या होगा? 7। मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ की नीचे की सब वैल्यू ले लेगा, 7 भी लेगा, और 7 से 8 के बीच की वैल्यू भी सारी कुछ लेगा, मतलब ये ऐसा कुछ होगा x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू 8 ओपन तक। ठीक है, तो अब इसको एक चीज़ आप देख सकते हो कि इसका ऐसा नहीं होगा फिर जो हमारा ग्रेटर देन में होता था। ग्रेटर देन में क्या होता था कि यदि x मेरा 7 उससे बड़ा है तो x बिलोंगिंग टू 7 टू इन्फिनिटी होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू i है, तो उसके जस्ट एक आगे तक जा रहे हैं हम, तो x बिलोंगिंग टू कहाँ तक जा रहे हैं? -इन्फिनिटी टू i+1, वो भी ओपन के साथ, क्योंकि वो तो नहीं ले पाएंगे हम, पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं लेंगे, 8 तो नहीं ले सकते हैं ना, 8 हम नहीं ले सकते हैं, बट 8 के पीछे पीछे के सब वैल्यू लेंगे, उसके लिए वैल्यू 7 ही देगा ये। अब नेक्स्ट देखिए आप, जैसे मैंने आपको बोला इसी बात को कि आपने बोला x से कुछ लेस देन और इक्वल्स टू कुछ भी आपने ले लिया -2, तो देखिए ये आपका -2 है, ये आपका -1 है, ये आपका -3 है। तो -2 से लेस देन और इक्वल्स टू, तो लेस देन और इक्वल्स टू मतलब देखो हाँ कौन कौन से हो सकते हैं? -2 खुद होगा, -3 होगा, -4 होगा, और यहाँ तक -इन्फिनिटी तक सब लेंगे। ठीक है, बट -2 और -1 के बीच के भी हमारे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1 और -2 के बीच का भी कोई भी यदि मैं बोलूँ, इसलिए मैंने -1.98, इसका आंसर भी कितना होता है? -2। तो देखिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि हम -2 से आगे आगे सब कुछ ले सकते हैं, -2 से -1, बट -1 पे नहीं ले सकते। -1 पे वैल्यू है हमारी उससे छोटी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से i+1, तो -2 + 1 करोगे तो कितना होगा? -1 ओपन के साथ। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा किसके लिए? लेस देन और इक्वल्स टू के लिए। अब मैं h लेता हूँ कुछ ऐसे, यदि मैंने बोला 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा मतलब कौन कौन से इंटीजर आएंगे? 6 नंबर लाइन देखिए, ये मेरा 5, 6, ये 7, 7 से छोटे छोटे, तो 7 से छोटे छोटे इंटीजर 6, 5, 4, 3 सब कुछ आएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लेस देन और इक्वल्स टू 6 चाहिए। तो इसको तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको तो कैसे सॉल्व करते हो? एक ज़्यादा -इन्फिनिटी टू 7 तक जाएंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट इसी में एक और ले लेते हैं नेगेटिव वाला। जैसे मैंने बोला ऐसे कुछ -2, तो -2 से एक जस्ट कम वाला, तो -2 से छोटा कितना होगा? -3 तक,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप, लेस देन इक्वल्स टू -3 और x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से तो -3 तक जा सकते हैं। -3 के लिए यदि हम बात करें तो -3 और उसमें हम -2 के बीच के सब ले सकते हैं, तो -2 ओपन के साथ। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब मैं आपको बोलूँ यहाँ पे इक्वल्स टू है, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू है, तब तो ये जा रहा है कहाँ तक, उससे एक आगे तक। मतलब यदि 7 था तो ये 8 तक जा रहा है ओपन ब्रैकेट के साथ। और यदि यहाँ पे इक्वल ही है सिर्फ, मतलब यहाँ पे लेस देन ही है, इक्वल नहीं है, तो ये वहीं तक जा रहा है 7 तक। ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको। यहाँ पे भी 7 गया है, यहाँ पे भी -2 तक ही गया है। क्लियर? और यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो मैं बोलूँगा कि आप इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपका इसका डाउट क्लियर कर दूँगा। और मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप पहले प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बोलूँ जे, जब नॉन इंटीग्रल के लिए बात करूँ तो नॉन इंटीग्रल के लिए कैसे होगा। मैंने बोला x इज लेस देन इक्वल्स टू 3.5, तो देखिए 3.5, इससे छोटे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 3। मतलब इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो लेस देन और इक्वल्स टू 3 के लिए x बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी टू 4 तक। क्लियर? और इसी में एक और बोलूँ कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ, x लेस देन और इक्वल्स टू -3.5, तो -3.5 इससे जस्ट छोटा क्या होगा, -4। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका जस्ट मतलब हुआ ए वाला -4। तो -4 के लिए कहाँ तक जाएगा, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी टू -3 तक। क्लियर? ओपन के साथ। नेक्स्ट ए आ गया, तो आपको एक लास्ट मैं इसी में के टाइप ले लेता हूँ, जैसे कि यदि ऐसा कुछ दिया है कि 3.5 से छोटा, तो छोटे कौन कौन से होंगे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कौन कौन से होंगे, 3, 2, 1, ऐसे सब कुछ। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या, कि लेस देन और इक्वल्स टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो इसको आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, -इन्फिनिटी टू 4 ओपन तक। और इसी में एक एग्जाम्पल नेगेटिव वाला लूँ तो ये कैसे होगा, मैं बोला -3.5, तो -3.5 से छोटे छोटे कौन कौन से होंगे, तो -4, -5, वो सब। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे, यही चीज़ या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, -4 से छोटे छोटे, तो -4 से छोटे छोटे मतलब x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू -3। होप दिस क्लियर्स टू ऑल। क्योंकि ये चीज़ें यदि आपको समझ में आती हैं तो इनइक्वलिटी बेस्ड GIF क्वेश्चंस विल बी वेरी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, मैं बोलूँगा कि जिसको भी इसमें डाउट है तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट को आप फिर से भी देख सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हेडिंग डाली थी ना, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ GIF, प्रॉपर्टी नंबर 11 जहाँ से स्टार्ट की थी, उसको एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करके देखिए और कॉमन सेंस यूज कीजिए, अपने आप क्लियरिटी आपको आ जाएगी। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। इसमें दिया हुआ है, इफ़ बाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + 3 और सेम बाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x - 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +5, देन x + बाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले पहला देखते हैं, ये दिया हुआ आपको 2 टाइम्स ऑफ x + 3 और दूसरा आपको दिया दोनों बाई के इक्वल हैं, दोनों इक्वल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, मैं यदि 3 को इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि x + i, तो इसको ऐसे लिख सकते थे x + i, क्योंकि यदि i इंटीजर है तो ठीक है, तो यहाँ पे i इंटीजर है -2 है, तो इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस, और ये 3 यदि अंदर जाएगा इसके साथ भी तो ये होगा 2 + 5, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ x, और ये -6 + 1 -1। ठीक है, अब देखो ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, इन दो इक्वेशन को यदि आप सोल्व करोगे, इस इतने को पूरा उधर ले जाओ और इस +1 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और +1 इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, इसको यहाँ पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो, इसमें ज़्यादा सिंपल है। तो बाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 4 + 3, आंसर विल बी 11। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बोलूँ इस बात का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि x बिलोंग करता है मेरा कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग करेगा मेरा 4 से 4 + 1 5। ठीक है, तो ये बात और ये बात दोनों सेम है। ठीक है,
तो अब मैं x प्लस बाई की बात करूँ तो x प्लस बाई कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ओ सॉरी x प्लस बाई का, या फिर मैं बोलूँ x प्लस बाई, यहाँ पे बाई तो पूरा इंटीजर आया है तो इसको ऐसे लिख सकते थे x प्लस बाई, क्योंकि हियर बाई इज इंटीजर। तो अब आपको पता है x तो जो है ना वो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, बाई डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू 11 ले रहा है। तो x प्लस बाई का ये कहाँ लाई करेगा, ये करेगा कुछ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि आप इसको ऐड करोगे जब इसके साथ तो ये हो जाएगा पहले 11 प्लस 5 बाय 11 प्लस 4 15 से लेके और ये 5 इसमें जोड़ोगे तो ये हो गया x प्लस बाई और ये लाई करेगा 16। कैसे लाई करेगा, या फिर इसको डायरेक्टली बोलूँ x प्लस बाई जो है ना उसका वैल्यू 15 के इक्वल होगा। ठीक है, होप दिस क्लियर्स टू ऑल। मतलब क्या किया इसको मैंने, यदि मैं इस बात को बोल रहा हूँ ऐसे है कुछ, तो आप या तो चाहते डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दो, सो 11 प्लस 4 डायरेक्ट 15 आ गया, या फिर आप चाहते हो कि इसमें देखना चाहते हो इंटरवल के फॉर्म में, तो इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे कि जब आपको पता है कि x आपको 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है और बाई आपका डायरेक्टली 11 वैल्यू है, तो x प्लस बाई का कहाँ से कहाँ लाई करेगा 15 और 16 के बीच में, इसमें वो जोड़ोगे तो ठीक है, और सॉरी x प्लस बाई लाई करेगा, x प्लस वाई लाई करेगा कहाँ से 15 और 16 के बीच में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो होता है वो क्या होता है x प्लस बाई बिलोंगिंग टू 15 से 16 के बीच में, तो इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या होगा x प्लस बाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको, ऐसे कुछ दिया है कि x प्लस 1.5 इसका GIF किसके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.3 है। तो पहले इसको ऐसे सॉल्व करिए, इसको ऐसे सोचिए कि इसको पहले आप एक ही मानिए कि एक GIF दिया हुआ है कुछ ऐसे, इसकी वैल्यू 2.3 से बड़ी है, मतलब नंबर लाइन देखो ये 2.3 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 3 4 5 ये सब, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1.5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। क्लियर, चलिए अब इस वाले को देखिए, ये लिखा हुआ है x प्लस 1.5 लेस देन और इक्वल्स टू 7.9, तो 7.9 से छोटे छोटे इंटीजर कौन से होते हैं आपको पता है 6 और सॉरी 7 6 5 ऐसे कुछ। क्लियर, तो यदि मैं इसको बोलूँ तो क्या होगा, इसका मतलब ये ऐसा ही होगा, ये लेस देन और इक्वल्स टू 7 ले लेगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्टेड हो गया कि इसमें 3 और लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1.5 और ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 7 ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब पता है आपको कि यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो अब देखिए इस वाले के लिए तो आपको पता है कि यदि इसका आंसर क्या होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल्स, अभी इसको मैं हटा रहा हूँ मतलब GIF को, तो 1.5 और ये कहाँ तक जाएगा, ये देखो ये मेरा लेस देन और इक्वल्स टू वाला है, बट ये वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये लेस देन के लिए 8 तक जाएगा, तो ये कितना होगा x, और यहाँ पे मैं इसको 1.5 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 6.5 और ये कितना हो जाएगा 1.5। तो ऑब्जर्व कर सकते हो x बिलोंगिंग टू 1.5 से 6.5 इस क्वेश्चन की रेंज हो जाएगी, या फिर इंटरवल ऑफ x हो जाएगा। क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 2.4 से बड़ा है ये वाला GIF फंक्शन, उससे बड़ा है 7.8। तो देखिए 2.4 से बड़ा कौन से होंगे 3 4 सब कुछ हो जाएंगे, मतलब 3 4 सब कुछ आएंगे, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया x प्लस GIF ऑफ x दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 3 से बड़े बड़े होंगे, और 7.8 से छोटे 7.8 से छोटे 7 6 सब कुछ होंगे, तो लेस देन इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसको मैं ऐसे सोच सकते हो कि x प्लस, और इसको ये तो कोई इंटीजर ही होगा क्योंकि ये GIF है, ये इंटीजर वैल्यू लगा, तो x प्लस GIF मतलब इंटीग्रल, तो ये क्या हो गया ये x प्लस और GIF ऑफ x, तो इसकी वैल्यू अगेन फिर GIF ऑफ x, तो ये कितना होगा GIF ऑफ x। ठीक है, और ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 7, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x 3 से लेके 7 तक, तो 2 डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा आपका 3.5। तो अब ऑब्जर्व करिए ये x आपको 1.5 से बड़ा चाहिए, 1.5 से 2 मतलब 2 के सब ले लेगा आगे के 2 3 सब लेगा, तो इसको कर सकते हो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3.5 से छोटे छोटे मतलब 3 तक जाएगा। अब ऑब्जर्व करो कि इसमें 2 इनइक्वलिटी है, एक है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक है x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब x बिलोंगिंग टू
टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से इन्फिनिटी क्लोज के साथ, और x लेस देन 3 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू और एक आगे तक 4 तक। तो इस बात को कैसे लिखोगे आप, ऐसे कुछ कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, और x बिलोंगिंग टू 2 क्लोज से लेके 4 ओपन तक। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, क्योंकि हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग इनइक्वलिटी है, ऐसे देख सकते हो इसको चाहो तो, ये 2 है ये 4 है, तो एक बोलता है 2 से आगे आगे पूरा चलो, एक बोलता है 4 के पीछे पीछे सब कुछ चलो, तो कॉमन रीजन कौन सा है, 2 कॉमन से लेके 4, 2 से लेके 4 ओपन तक। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फिर एक, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है और मुझे इसकी वैल्यू -67.6, तो इधर क्या होगा -67 और इधर कितना होगा -68 होगा कि नहीं। तो मुझे मतलब इस फंक्शन में यदि इसको अकेले को एक मानता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसकी वैल्यू मुझे इससे बड़ी बड़ी चाहिए। तो बड़ी बड़ी वैल्यू क्या होगी, इसके राइट साइड -67 -66 -65 इस टाइप से आएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या -67 लेस देन और इक्वल्स टू ये पूरा जो दिया हुआ है, ठीक है। और ये 98.4 से छोटा छोटा, तो 98.4 ये है, ये 98 होगा और ये आपका 99 होगा, तो इससे छोटा छोटा कौन सा इंटीजर होगा 98। क्लियर, चलिए तो यदि ये क्लियर है तो फिर अपन अब इसको अंदर वाले को सॉल्व करूँ। सॉल्व कैसे करोगे, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इनइक्वलिटी के बाद में आऊँगा। 3 को इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 ऑफ एक्स प्लस 4, 3 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 ऑफ एक्स। याद रखना मैं ये प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी लगाते जा रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट प्लस एक्स बाहर बैठा हुआ है और 2 इसके बाहर बैठा हुआ है, इस 2 का अंदर ले जाओ, 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के साथ, प्लस 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के साथ, 24 ग्रेटेस्ट इंटीजर x के साथ, उसके आगे फिर एक x बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो अब यहाँ पे फैसला लगा दो, तो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 6 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 24 टाइम्स ऑफ ये हो गया। तो इसको ऐड करो, 6 24 32 33 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर, तो ऑब्जर्व कर सकते हो आपका एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें -67, दिस विल बी -90 मतलब +98। तो इसको डिवाइड कर दो, 33 से डिवाइड करो -2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 पॉइंट ये भी समथिंग आएगा, क्योंकि 33 डिवाइड बाई 98 करोगे तो 99 होता, तो 3 टाइम्स आता, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट समथिंग से छोटा तो ये 2 आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर कौन सा होगा 2x, और 2 -2 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर क्या होगा -2। क्लियर, तो फिर समझ सकते हो कि इसका आंसर यदि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है, मतलब ये ऐसा कुछ है इक्वल्स टू -2, तो इसका आंसर तो पता है आपको, x बिलोंगिंग टू -2 से इन्फिनिटी। और ये वाला क्या है, ये वाला आपका है ऐसा कुछ दिस लेस देन और इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू आगे एक 3 तक, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कहा जाएगा x बिलोंगिंग टू x और ये 3 तक। क्लियर, तो आपका इंटरवल क्या, इसकी x का इंटरवल क्या बोला, x बिलोंगिंग टू -2 से 3 ओपन तक, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको डील कर रहे हैं। और यदि आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो मैं बोलूँगा प्रॉपर्टी नंबर 11 को बार बार देखिए, उसके अंदर मैंने सब कुछ आपको अच्छी तरह से 1 पॉइंट क्लियर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि मुझे y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, बट मुझे y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, या फिर बोलूँ बॉक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए कुछ 3 स्टेप्स हैं, मैं तीनों स्टेप डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ड्रॉ डॉटेड लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ऑल इंटीजर्स। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ ग्राफ टू द जस्ट बिलो ऑफ दैट लाइन, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन के ऊपर। उसके बाद उस दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले को भी और फोटो परपेंडिकुलर विद ग्राफ, इनको ज्वाइन कर देंगे
तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने आपको ऐसे कुछ बताया हूँ, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो आप क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप हर इंटीजर पे ऐसी लाइन खींच देंगे, डॉटेड लाइंस। ठीक है, एक और बना लेता हूँ। चलो एक और हो गया ऐसे कुछ। चलिए, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक ए पॉइंट है मिला, एक ए मिला, एक ए मिला, एक ए, ऐसे कुछ। तो क्या करोगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए इसके जस्ट नीचे वाले पे, इसके परपेंडिकुलर डालिए यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे। फिर क्या करेंगे आप कि इनको आप यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, दिस ऐसे कुछ, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये जो दिख रहा है आपको, कौन सा ग्राफ, ये वाला कुछ, मतलब दूसरा ये वाला, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ मिलेगा रिक्वायर्ड ग्राफ, ये आपका किस चीज़ का, किसका होगा, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स। क्लियर। चलिए इसकी हेल्प से एक दो ग्राफ और दिख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड एक्स। तो मॉड एक्स अगर आपको पता होता है कुछ भी टाइप का होता है ऐसे, ठीक है। अब मुझे इसके पैरेलल ग्राफ पे ऐसी लाइन खींच देनी है, खींच दी। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ का और इस लाइन का ये हो गए। अब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर डाल दीजिए नीचे वाले पे, इसे डाल दोगे, ठीक है। और इनको, इन दोनों को मैच कराइए, ऐसे मैच कराइए, ऐसे ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, रिक्वायर्ड ग्राफ आपका होगा कुछ यू, ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे, फिर बढ़ जाएगा तो ऐसे कुछ और ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड कर्व निकल के आएगा। तो ऐसा किसी का भी बना सकते हो आप, y इक्वल्स टू साइन एक्स, उसका भी आप ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन लोगे। तो क्या करोगे कि पहले आप ऐसे कुछ ग्राफ बना दिया, फिर उस पर पहले लाइंस खींच दो। तो पहले लाइन से फिर आपको दिखना है कि उस परपेंडिकुलर डालो नीचे की ओर, जस्ट नीचे वाली लाइन के ऊपर। फिर वहाँ से आप उस परपेंडिकुलर को उसको मिला देंगे, तो उनके ग्राफ को फिर ऐसी लाइन आप खींच देंगे, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करने पे आपको जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो फिर मैं आज के इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। चलिए, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।